हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद श्वेता में मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने बताए थे। आज मैनेजमेंट के पेपर में आपको ओसी में आने वाली एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ मैनेजमेंट, ये जो खूबसूरत सी शक्ल आपको दिख रही है, ये हेनरी फेयोल जी है, जो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है, मैनेजमेंट के गुरु थे। फिल इन द ब्लैंक्स में हमेशा आपको पूछा जाता है कि डैश इज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। आंसर है हेनरी फेयोल। इनका नाम स्पेलिंग अच्छे से याद रखना, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, आपके पेपर में भी आने की फुल चांसेस है। इन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। या तो आंसर इन ब्रीफ में आता है, राइट 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राइट एनी 5 और एनी 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फेयोल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा इनका मैं इंट्रोडक्शन आपको बताती हूँ। इनका टाइम था 1841 टू 1925। ओके, 1841 इनका बॉर्न ईयर था, 1925 इनका डेथ ईयर था। ये एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे हु टर्न अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड सक्सेसफुल मैनेजर। इसके साथ साथ वो एक सक्सेसफुल मैनेजर भी हो चुके हैं। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ माइनिंग इंजीनियर इन अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ अ चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ये एक चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे काम कर रहे थे। After conducting many experiments and observation in organization, Fayol proposed 14 principles of management which are explained in his famous book. ये जो बुक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये इन्होंने लिखा हुआ बुक है। ये मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता रही हूँ, मैं कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जाती। बेस पता हो तो आपको याद अच्छे से रहेगा। दिस स्टेटमेंट्स, अभी उन्होंने कौन से प्रिंसिपल्स दिए, उन्होंने जो भी जॉब किया, उनका जो भी एक्सपीरियंस था एज अ मैनेजर, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके बेस पे उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स बनाए जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। और जैसे मैंने आपको फर्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था मैनेजमेंट के नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट उसका प्रिंसिपल ही है कि यूनिवर्सल इन नेचर। तो मैनेजमेंट ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो पूरे यूनिवर्स में, पूरे विश्व में यही सिखाया जाता है। ये 14 प्रिंसिपल्स को देख के ही बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारे मैनेजर्स इसको फॉलो करते हैं, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब किसी एक एम्प्लॉय पे पूरा काम का वर्कलोड नहीं आना चाहिए। जो भी काम है वो बांट के सारे एम्प्लॉयज को आपस में बांट के काम देना चाहिए, ना कि किसी एक पे वर्कलोड आना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट के लेना। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, काम का डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स। देखा, वो यही बोला है कि अभी फैक्ट्री है तो वहाँ पे रूल्स अलग होंगे, ऑफिस है तो वहाँ पे अलग होंगे। जो भी काम है उसको अलग अलग तरह में, अलग अलग सेक्शन में, विभागों में बांट के लोगों तक पहुँचाना चाहिए। जैसे उन्होंने बोला है टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग, मैनेजरियल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जैसे कोई भी एक कंपनी है तो उसमें सिक्योरिटी गार्ड आएंगे, उनका काम अलग रहेगा। प्यून्स रहेंगे, उनका अलग रहेगा।
जो ओनर है कंपनी का या जो भी सीईओ है उसका, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका काम अलग रहेगा, स्टाफ का अलग रहेगा। तो जो भी काम है उनको अपने अपने एक्सपर्टिज्म के अनुसार आप उनको वो काम दे दीजिए। अभी कोई अगर बात करने में अच्छा है, किसी का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, तो ऐसे पर्सन को कॉलिंग का काम या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर ऐसी पोजीशन दी गई तो वो काफ़ी कंपनी के लिए भी फायदेमंद होगा। तो जिस पर्सन में जो स्किल है वो देख के उसे वो काम अलॉट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी अथॉरिटी किसके पास होगी? जिसके पास अधिकार, अधिकार किसके पास होते हैं? टॉप लेवल मैनेजर के पास। मैनेजर्स या जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उनके पास हमेशा अथॉरिटी रहती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन किसकी रहेगी? जिम्मेदारी एम्प्लॉयज़ की। अभी एज ए टीचर आई हैव अ अथॉरिटी, एज ए स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टीचर्स जो कहे वो फॉलो करें। अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन, इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। कि अपने सबऑर्डिनेट से वो काम करवा के लेना, ये अथॉरिटी किसके पास है? मैनेजर के पास। और मैनेजर जो कहे वो चीज़ शांति से फॉलो करके काम करके देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? स्टाफ की। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अभी कुछ भी हो, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, स्टाफ, कहीं कहीं पे भी आप जाओ, डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन में रह के, टीम वर्क में रह के काम करना, ये उनका थर्ड प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू फेयोल, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज मस्ट ओबे। ओबे मतलब जो आज्ञा दी है उसको आपको सामने से जो ऑर्डर आए उसको आप फॉलो करो। एंड रिस्पेक्ट रूल्स। कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स है उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे हमेशा लिखा जाए, बैंक या और कुछ भी जगह है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे हमेशा लिखा होता है कि स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब ये लिखा है, लेकिन फिर भी अगर कोई स्मोक कर रहा है तो वो डिसिप्लिन पर्सन नहीं है। नहीं करना बोला है तो नहीं करना, या थूकना नहीं है। अब ये छोटी छोटी बातें सबको पता है। कचरा करना, कचरा आप नहीं डाल सकते, कुछ खाया रैपर फेंक दिया, ये सब चीज़ें करेंगे तो वो पर्सन डिसिप्लिन माना नहीं जाएगा। हर जगह पे डूज एंड डोंट्स रहते हैं। जैसे कुछ चीज़ें करनी है तो वो करनी है, कुछ चीज़ें नहीं करनी है तो नहीं करनी है। अगर कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज़ अगर अलाउड नहीं है तो वो नहीं करनी है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। ईच मेंबर, अभी इसमें ये डायग्राम आप देखिए। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक बॉस, ये रेड कलर में दिख रहा है वो सुपीरियर है, बॉस है, और ग्रीन कलर में दिख रहे हैं ना आपको ग्रीन डॉट्स, वो ग्रीन डॉट्स है सबऑर्डिनेट्स, एम्प्लॉयज। हर एक के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, ना कि चार चार बॉस। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 बॉस है और 3 एम्प्लॉयज है, तो ऐसे में कंफ्यूजन होता है। ये रॉन्ग अप्रोच उन्होंने बोला है कि एक पर्सन को अगर 2 लोग कमांड करेंगे, 2 लोग ऑर्डर देंगे, तो वो पर्सन, वो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे ये सपोज मिस्टर ए है, ये ए बॉस है, ये बी बॉस है, और ये XYZ एम्प्लॉय है। तो एक्स को अगर ए भी ऑर्डर दे रहा है और बी भी ऑर्डर दे रहा है, दोनों बॉस उसको ऑर्डर दे रहे हैं, वैसे ही वाई को भी दोनों ऑर्डर दे रहे हैं, सी को भी दोनों ऑर्डर दे रहे हैं। अभी दोनों के ऑर्डर्स में डिफरेंस होगा, क्योंकि ये दोनों पर्सन अलग है, दोनों की सोच अलग है, डिफरेंसेस इन ओपिनियन, जिसकी वजह से ये तीनों भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये एक्स बोलेगा मैं ए की सुनूं कि बी की सुनूं, वाई भी कंफ्यूज हो जाएगा, जेड भी कंफ्यूज हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये राइट अप्रोच है, यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 एम्प्लॉयज है, लेकिन तीनों एम्प्लॉयज को एक ही बॉस को रिपोर्टिंग करनी है। गॉट माई पॉइंट? तीनों एक बॉस को ही रिपोर्टिंग करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंसेस इन ओपिनियन नहीं होगा। जो भी ओपिनियन है वो सबके लिए सेम ही होगा, और एक ही बॉस है तो ये तीनों भी उससे कंफर्टेबल रहेंगे।
यहाँ पे 2 है, 3, 4 ऐसे अगर बढ़ गए तो उसको रॉन्ग अप्रोच कहा गया है. ठीक है. सो यूनिटी ऑफ कमांड, इसमें क्या होता है, ईच मेंबर ऑफ, अंडरलाइन करना पेंसिल से, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. एक ही बॉस होना चाहिए और वो ही ऑर्डर्स देगा एम्प्लॉयज़ को. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान. अंडरलाइन, ये बहुत बार आता है आंसर वन वर्ड में. वन वर्ड आंसर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच, मतलब ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है हेनरी फेयोल जी का जिसमें बोला गया है वन हेड वन प्लान. सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आंसर है इसका. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में वन हेड वन प्लान कहा गया है. उसमें क्या है कि ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव एंड द सेम शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान. सिंगल प्लान होगा, ग्रुप एक्टिविटी, और ईच ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ग्रुप रहेंगे. फाइनेंस वालों का ग्रुप अलग रहेगा, मार्केटिंग वालों का अलग रहेगा, सेल्स वालों का अलग रहेगा, प्रोडक्शन वालों का अलग रहेगा. तो ये सारे ग्रुप्स है. HR वालों का अलग है. तो ये सारे ग्रुप्स है. डिफरेंट ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव अ सेम ऑब्जेक्टिव. ग्रुप अलग अलग है लेकिन ऑब्जेक्टिव सेम है सबका. सो ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी की ग्रोथ होगी तो उनको सैलरी ज़्यादा मिलेगी. ठीक है. सो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कंपनी की ग्रोथ करना. एंड द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान. प्लान सबके लिए सेम रहेगा. डिपार्टमेंट्स कितने भी हो, अभी उसमें जो फाइनल बॉस है, टॉप मोस्ट अथॉरिटी, वो तो एक ही रहेगी. ठीक है. तो जो सुप्रीम अथॉरिटी है कंपनी की, वो अथॉरिटी तो एक ही रहेगी. उसके नीचे ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहेंगे. डिपार्टमेंट में सपोज एक डिपार्टमेंट में 5 लोग हैं तो 5 जन का एक मैनेजर रहेगा. वो मैनेजर या HOD जो भी है, तो वो 5 लोग वो HOD को या वो मैनेजर को रिपोर्टिंग करेंगे. ठीक है. इसे कहा जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. इंडिविजुअल मतलब हर एक पर्सन जो कंपनी में काम कर रहा है उसका इंटरेस्ट से ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. अभी इसको रिलेट कैसे करेंगे मैं पढ़ रही हूँ. According to this principle, the interest of individual must be given less importance than interest of the organization. While taking decision in the organization, the manager should always consider the interest of the whole group rather than the interest of a single employee. एक एम्प्लॉई के लिए कंपनी के लॉस चेंज नहीं होंगे. ठीक है. ग्रुप सब लोगों के लिए, पूरे ग्रुप के लिए जो अच्छा रहेगा वो ही डिसीजन लिया जाएगा, ना किसी एक के लिए. ग्रुप में अभी कंपनी में 2-3 लोग हैं, सपोज एग्जांपल बोल रही हूँ. कंपनी में बहुत सारे ग्रुप्स है, बहुत सारे लोग हैं. अभी कुछ लोग बोल रहे हैं, 3 लोग, अभी देखिए 3 लोग बोल रहे हैं कि हमें कैंटीन फैसिलिटी चाहिए. बाकी के बोल रहे नहीं, हम घर से हमारा टिफ़िन ला रहे हैं, वी आर कंफर्टेबल, वी डोंट रिक्वायर कैंटीन फैसिलिटी बिकॉज उसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंस बढ़ेंगे. आप वो जो कैंटीन के जो खर्चे हैं वो आप हमें हमारे सैलरी में उतना ऐड करके आप मंथली 2000-3000 आप दे दो. एग्जाम्पल बोल रही हूँ. ठीक है. तो अभी कंपनी वो 3 लोगों का जो सेपरेट कैंटीन फैसिलिटी मांग रहे हैं उनका सुनेगी कि बाकी के जो 100 लोग हैं जो बोल रहे नहीं, वी आर कंफर्टेबल विथ अवर टिफिन, हम घर से टिफिन कैरी करते हैं, हमें चलता है. तो ऐसे में कंपनी किसका सुनेगी, ग्रुप का. वही इसमें कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. एक का फायदा या 2-3 लोगों का फायदा कंपनी ऐसे केस में नहीं देखेगी. कंपनी क्या देखेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस चीज़ में सेटिस्फाई है, स्टाफ कौन सी चीज़ों में ज़्यादा खुश है, वो देखा जाएगा. ओके. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन अंडरलाइन कीजिए. सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज. पावर और अथॉरिटी किसी एक के पास होना, दिस इज सेंट्रलाइजेशन. In some organization, these powers is vested in one hand and a few hands.
दिस सिचुएशन ऑकर्स इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे पास अगर मैं अकेली और सपोज मेरे पास 7-8 एम्प्लॉयज़ है, तो ऐसे सिचुएशन, ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन रही, तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन रही तो उसमें क्या होगा कि अथॉरिटी एक के पास ही होगी. ठीक है. बट इफ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, ऑर्गेनाइजेशन की साइज अगर बड़ी है, देन देर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी. डिसेंट्रलाइज कैसी होती है अथॉरिटी? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. देर इज डन दिस इज डन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ एक्टिविटी एट्सेट्रा. मतलब अगर बहुत बड़ी, सपोज अभी मेरे पास 5 एम्प्लॉय है, तो वो 5 मेरा ही सुनेंगे, मैं बोलूँगी वो करते जाएंगे, मंथ ख़त्म होगा उनको मैं सैलरी दे दूँगी, हो गया. इतना यहाँ तक ठीक है. सपोज कल जाके मेरा बिजनेस ग्रो होता है, अभी मेरे पास 1000 एम्प्लॉयज़ है, 1000 में मैंने 100 एम्प्लॉयज़ का एक ग्रुप बनाया है, दूसरे 100 का अलग, तीसरे 100 का अलग, ऐसे आई हैव 10 ग्रुप्स. 1000 एम्प्लॉय है अभी, पहले 5 थे तो मैं अकेली करती थी, अभी 1000 हो गए, तो अभी मैं क्या करूँगी, 100 के जो ग्रुप्स बनाए, 10 ग्रुप बनाए, हो गए 1000. अभी वो 100 में से 100 लोगों को प्रोडक्शन में डाल दिया, दूसरे 100 वाले, वो 100 को मैंने मार्केटिंग के लिए भेज दिया, तीसरे 100 को सेल्स में भेज दिया. अभी ओनर मैं ही हूँ, लेकिन मैं अकेली 1000 लोगों पे कंट्रोल नहीं कर सकती. तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगी, वो 100 में भी मैं 1 या 2 जो सबसे लायक लोग हैं, सबसे काबिल है, इफ़िशिएंट पर्सन है, उनको मैं हायर करूँगी कि वो उन पे कंट्रोल करे. कंट्रोल करे मतलब वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, टाइम पास कर रहे हैं, ऑफिस आवर्स में कुछ भी फेसबुक ऑपरेट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, या किसी से कॉल करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. जो प्रोडक्टिव काम है, जो कंपनी का काम है, वो छोड़ के बाकी कुछ भी आप कर रहे हो, तो उसको सब अनप्रोडक्टिव वर्क कहा जाता है. तो वो डिसिप्लिन, एक तो कंपनी का डिसिप्लिन प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें करने के लिए उनके ऊपर मैं एक बॉस हायर करूँगी. वो 100 वो सेल्स वाला उनको ही कंट्रोल करेगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग वालों को देखेगा. ठीक है. तो इसे कहा जाता है डिसेंट्रल. एक होता है सेंट्रलाइजेशन, जब पूरा अथॉरिटी एक के पास है, अथॉरिटी पावर. डिसेंट्रलाइजेशन में मैं वो लोग को दे रही हूँ, आपका प्रोडक्शन है, आप प्रोडक्शन वालों पे कंट्रोल करो. और फाइनली जो मैंने हर एक टीम पे एक जो मैनेजर अपॉइंट किया है, वो 10 ग्रुप के 10 मैनेजर्स आके फाइनली रिपोर्ट मुझे करेंगे. ये डिफरेंस होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क में. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. ये क्वेश्चन आंसर इन ब्रीफ के लिए आता है, बहुत बार आया है, आपके पेपर में भी आएगा, इतना मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ. 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 2023 में अभी जो पेपर होगा 12th के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा. प्रिंसिपल ऑफ स्केलार चेन. अभी स्केलार चेन में देखिए, अभी ये ना ABCD आपको दिख रहा है, अभी यहाँ पे अपवर्ड एरो है. अपवर्ड मतलब ऊपर की तरह एरो जा रहा है, और ये डाउनवर्ड एरो, ये एरो ऊपर से नीचे आ रहा है. ठीक है. स्केलार चेन इसको ही कहा जाता है गैंग प्लैंक. स्केलार चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ टॉप लेवल टू द लोअर लेवल, टॉप लेवल से लोअर लेवल, फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस हेल्प्स टू एंश्योर द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशन यूज टू फ्रेम लार्ज स्केलर चेन विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग. बहुत ज़्यादा चेन अगर बढ़ गई तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है. लेकिन अभी क्या, ये जैसे देखिए, अभी यहाँ पे ये ए मतलब सपोज हाई, ये CEO है कंपनी का. ठीक है. हाँ. अभी कुछ अगर ये लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ है, ये कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड होगा या प्यून हो सकता है. ठीक है. ये मिडल लेवल है. अभी ऐसे धीरे 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 अभी इसको कुछ अगर बोलना है, सिक्योरिटी गार्ड की कुछ प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्ट CEO के पास नहीं जाएगा, उसके ऊपर कोई सुपरवाइजर होगा या कोई. ठीक है. तो वो इशू सॉल्व कर देगा उसका. फिर मैनेजर कैटेगरी आती है, स्टाफ कैटेगरी आती है, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर्स, एक से लेवल बढ़ती जाती है. ठीक है. तो ऐसे कर करके वो रिपोर्टिंग A तक पहुंच जाएगी. अभी A को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है G को, A को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है G को, तो वो डायरेक्टली G के पास नहीं आएगा,
वो उसके असिस्टेंट को बोलेगा, या उसके नीचे जो है एचओडी है, मैनेजर है, जो भी है उसको बोलेगा, फिर ये इसके सुपरवाइज़र को बोलेगा, फिर सुपरवाइज़र जी तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। इसको बोला जाता है स्केलर चेन। ये किस लिए यूज़ होता है? बिग कंपनीज में, बिग ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए। एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन स्किल डायरेक्ट, कभी हाईएस्ट अथॉरिटी, कभी प्यून से या गेट पे जो वॉचमैन खड़े होते हैं उनसे वो लोग डायरेक्टली बात नहीं करते, वाया वो न्यूज़ या फिर सर्कुलर अलोकेट करेंगे तो सबको पता चलेगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इन द अबाउ डायग्राम द कम्युनिकेशन बिटवीन डी एंड पी, अभी डी एंड पी शुड फ्लो थ्रू प्रॉपर हायरार्की। अभी ये दोनों सेम, एक्चुअली पी लिखा है यहाँ पे जी होना चाहिए, ये दोनों सेम लेवल के, तो ये डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जो अपने सेम लेवल का है उससे अब डायरेक्टली बात करेंगे। सेम लेवल का मतलब पोजीशन बोल रही, पोजीशन के हिसाब से। प्यून दो प्यून है, वो आपस में बात करेंगे। दो क्लर्क है, वो आपस में बात कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उसके पास जाने के लिए ये लोग किसी का हेल्प लेते हैं। बट टू अवॉइड डिले इन इमरजेंसी सिचुएशन देयर विल बी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इट इज टर्म एज अ गैंग प्लैंक। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अभी ऑर्डर दी जाती है, जो ऑर्डर दे, ऑर्डर कौन देगा? ऑर्डर कौन देगा? जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो ही। जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो ऑर्डर देगा, जो लोएस्ट अथॉरिटी है वो ऑर्डर फॉलो करेगा। जो सबऑर्डिनेट्स ऑर्डर फॉलो करते हैं, जिसकी इसका बेनिफिट क्या होता है? काम फटाफट हो जाते हैं विदाउट डिले। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब सबको इक्वली ट्रीट करना, भेदभाव नहीं करना। मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स व्हाइल डिवाइडिंग द वर्क। वर्क को डिवाइड किया जाता है। डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज, अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है। डिसाइडिंग द मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स मतलब उनको सैलरी देना, वेजेस, वर्कर्स को वेजेस देना, बोनस देना, ये सारी चीज़ें आती है उसमें। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़। किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। इक्वल, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। इक्वल नाम से ही पता चलता है, इक्विटी, इक्वल ट्रीट करना। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अभी टेन्योर मतलब, टेन्योर का मतलब होता है पीरियड। किसी को भी ये पसंद नहीं आएगा, किसी भी एम्प्लॉय को, कि उसको जॉब सिक्योरिटी ना हो। सबको जॉब सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, इसके लिए 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का जो भी ट्रेनिंग पीरियड है, जिसको प्रोबेशन पीरियड बोला जाता है, वो एक बार फिनिश होने के बाद कुछ कंपनीज तुरंत, अगर कंपनी दे देती है अपॉइंटमेंट लेटर, मतलब फिक्स्ड हो आप, योर जॉब इज फिक्स्ड करके, तो एम्प्लॉय को भी अच्छा लगता है कि ये कंपनी अपने को स्टार्टिंग में ही दे रही है, तो हम इसे कंटिन्यू करें। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब जॉब सिक्योरिटी। इसका मतलब ये होता है जॉब सिक्योरिटी। सिक्योर्ड, अपना जॉब सिक्योर्ड है, अभी कुछ टेंशन की ज़रूरत नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह मिल रही है कंपनी से। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव रिफर्स टू वॉलंटियरिंग टू डू द वर्क। खुद से करना, इनिशिएट, कुछ चीज़ को इनिशिएट लेना, मन से कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं इन अ इनोवेटिव वे, कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं। द फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क ऑन अ न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ के ऊपर सोचना। encourages employees to take initiative while working on a given task। जो टास्क दिया है उसको कंप्लीट करने के लिए लोग आगे, खुद से आगे बढ़ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी ने बोला नहीं कि आप ये करो, लोग खुद के मन से कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। कंपनी में अगर हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, सब हैप्पी चाहिए, तो ऐसा होना बहुत ज़रूरी है कि लोग सामने से बोले, ना कि किसी को फोर्स करना पड़े। लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट द क्रॉप्स। इसका मतलब होता है टीम वर्क, सब मिलजुल के, लड़ाई झगड़े को छोड़ के आपस में मिल के काम करें। अभी टीम वर्क होने से क्या होता है, एक तो काम फास्ट होते हैं, जो काम 4 दिन में होने वाला था वो 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, एकदम फास्टली ये लोग काम करेंगे, जिसकी वजह से कंपनी का आउटपुट भी अच्छा मिलेगा,
आउटपुट अच्छा है तो प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट अच्छा है तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा एम्प्लॉयज़ को ही होगा, क्योंकि कंपनी भी एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचेगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा आता है, आपको भी पूछा जाएगा। सो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपके 12th के जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें आप शेयर कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके कमेंट्स लिखिए, आपको अगर कुछ नहीं समझा है तो वो भी मुझे बता देना। आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।